हेलो बच्चों, आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है? आज हम डिस्कशन करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ क्वेश्चन पे हमारी बात होनी है। देखना, हम क्वेश्चन के यहां क्वेश्चन लिखा है, लेकिन उसके जरिए ये सीखेंगे कि कैसे एलिमिनेशन द्वारा क्वेश्चन निकालते हैं। एलिमिनेशन द्वारा कैसे क्वेश्चन निकालते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो चलो पहले क्वेश्चन से, क्योंकि क्वेश्चन आना ये अलग बात है और क्वेश्चन सही टाइम में, कम टाइम में निकालना ये अलग बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है डिफरेंट सेल है डिफरेंट साइज, जिनकी साइज क्या है? डिफरेंट है। अरेंज द फॉलोइंग सेल। सेल, अब जितने भी सेल दिए हैं, ये 4 सेल दिए हैं, इनको क्या करना? अरेंज करना है इन असेंडिंग। अच्छा, असेंडिंग मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम, मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ देयर, मतलब ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसको अरेंज करके हमें सिलेक्ट ऑप्शन को चूज करना है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो माइकोप्लाज्मा जो होता है, हमें पता है, हमें अब ये पता होना चाहिए किसका साइज कितना है। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद ऑस्ट्रिच का एग जो होता है 170 बाई 150 माइक्रोमीटर। उसके बाद देखो सबसे बड़ा जो होता है, हमें पढ़ाया गया है, सबसे बड़ा जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। मतलब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो सबसे लास्ट में ये आएगा, सेकंड ऑप्शन सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट सेल यही होता है। और यहां पर दिया हुआ है सबसे लार्जेस्ट सेल। तो देखो सबसे लार्जेस्ट सेल मतलब सबसे बाद में आएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना है ना। तो देखो सबसे बाद में सेकंड आएगा। तो एलिमिनेशन कैसे करेंगे? इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि यहां पर 4 दिया है और हमें पता है सबसे बड़ा कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग। तो ये दोनों ऑप्शन हमने हटा दिया। अब देखो 50-50%, देखो दो ऑप्शन बचे, इसमें देखते हैं। चलो, और उसके बाद देखना, अब बैक्टीरिया जो होता है ये 3 से 5 माइक्रोमीटर, लेकिन अगर टिपिकल बैक्टीरिया लिखा हो तो हमारी एनसीईआरटी में लिखा है 1 से 2 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी जो होता है 7 माइक्रोमीटर। तो सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलना है। सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। तो देखो यहां फर्स्ट उससे बड़ा बैक्टीरिया। देखो यहां पर 4 दिया है, तो 3 से लेकर 5, 7 बड़ा है ना। इसको कैंसिल कर दो, अपना ऑप्शन निकल गया। क्या होगा? बी। क्या है भैया? बी। चलो देखना, अब लेकिन देख लेते हैं फोर्थ। ये देखो उसके बाद आएगा ह्यूमन आरबीसी, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? ऑस्ट्रिच का एग। 0.3 माइक्रोमीटर सबसे छोटा, उससे बड़ा बैक्टीरिया, उससे बड़ा ह्यूमन आरबीसी, उससे बड़ा ऑस्ट्रिच का एग। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। इतनी बात एकदम क्लियर है? चलो अगले ऑप्शन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी। 4 स्टेटमेंट हैं, इसको हमें क्या करने हैं? पढ़ने हैं। इसको क्या करने हैं? पढ़ने हैं। देखो अब इसमें क्या है? कह रहा है एनिमल सेल कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंड। क्या होता है? एनिमल सेल के पास होता है, कंटेन होता है मेम्ब्रेन से बधा हुआ, मेम्ब्रेन से बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनल, जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि सेंट्रोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो चलो अच्छा, जो क्वेश्चन का जवाब देंगे वो लिखते चलेंगे कि कौन से, जैसे अब इसका हमें जवाब देना है तो 2 का ऐसे लिख दे, x 1 2 3 4 जो भी है ऐसे लिखते चलेंगे कि हम 2 का क्वेश्चन 2 का ही क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग का नेट क्या होता है? स्लो होता है। तो जब हम पहुंच जाएंगे 5 पे, वो क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे 2 का, तो ऐसे लिख के भेजो 2 का, ऐसे 2 का, 3 का, 4 का। चलो अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। माइकोप्लाज्मा, यहां प्लाज्मा होगा, माइकोप्लाज्मा
जो होता है, द स्मॉलेस्ट सेल होता है और ओनली कितने माइक्रोमीटर के होते हैं, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये बात क्या है, सही है। इसे क्या माना जाता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माना जाता है ना। चलो ये बात हो गई। लार्जेस्ट आइसोलेटेड मतलब अकेली सिंगल सेल जो होता है वो क्या होता है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बर्ड का जो एग होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है, अभी हमने देखा उसका साइज भी। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो होता है वो कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर इन, याद रखना यहां डायामीटर दिया है, लेंथ की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, डायामीटर की बात कर रहा है। तो कितने स्टेटमेंट सही है, एक गलत है, 1 2 3। हाउ मेनी स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। यहां क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, यहां करेक्ट नहीं। कुछ लोग बी 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 आंसर दे रहे थे, मतलब वो आंसर ये दे रहे थे, लेकिन यहां क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो नॉट करेक्ट में ऑप्शन क्या जाएगा, डी जाएगा। ये सिली मिस्टेक है। जितने लोग भी बी, श्रेया, नितिन, अभिजीत, लेजेंड, अल्ट्रा गेमिंग, बहुत सही, नितिन, ये सब देखो बी कैसे आंसर आप दे रहे हो, बी नहीं आंसर होगा, क्योंकि यहां पर क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। हमें क्या लगाना है, नॉट करेक्ट। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हाँ आप सही दे रहे हो सब लोग जवाब ना, हमारे जवाब देने के बाद। यही होती है सिली मिस्टेक। तो पहले देखो करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, उसको पहले गोले में लो, नहीं तो ऐसे ही गलतियां होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो टाइप ऑफ राइबोसोम, इसका आंसर बताओ तब हम आगे बढ़ेंगे। इसका हमें जवाब चाहिए। मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसका जवाब गलत देंगे, ऐसा लगता है। जवाब दो इसका। गुड इवनिंग, जवाब दो जवाब। डी, डी, सब लोग सही दे रहे हैं। अच्छा चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा। देखो हमारे उम्मीद पे एक लोग, सुमित कुमार, बिल्कुल हमारे उम्मीद जैसा हम उम्मीद किए थे वैसा ही आए। बी, बी कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, हमने बोला ना गलत है बी। सुनो बी कैसे आंसर दे सकते हैं यार, देना तो ए चाहिए था, बी तो दे ही नहीं सकते। चलो देखो अगर गलत भी देते तो ए देना चाहिए था ना। चलो इधर देखना, टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें 80S भी पाया जाता है और 70S। पूछो 80S कहां पाया जाता है, 80S पाया जाता है साइटोप्लाज्म। कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है 80S। और जो 70S होता है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है 70S। और 80S कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। 80S कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी। लेकिन यहां पर अगर हम क्वेश्चन पूछ लें बताओ यूकैरियोटिक राइबोसोम बताओ, यूकैरियोट में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, ये अलग बात है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम अलग बात है। देखो यूकैरियोटिक राइबोसोम अगर बोल दे यूकैरियोटिक राइबोसोम तो वहां होगा 80S। क्या होगा, 80S। अगर बोल, अब यहां नहीं, देखो दोनों बात में डिफरेंस है। एक कह रहा है यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S और यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन, क्या 80S। बात एकदम क्लियर है। चल अब तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी। ओमनिस सेलुला ई सेलुला वॉज स्टेटेड बाई, क्वेश्चन नंबर 4, ओमनिस सेलुला ई सेलुला वॉज स्टेटेड बाई, किसने ये स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, हमें बताना है ये स्टेटमेंट किसने दिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, स्वान ने, नहीं स्वान ने सेल हाइपोथेसिस दी थी, और उसके बाद पुरकिंजे नहीं, स्लाइडन नहीं, रुडोल्फ विर्चो। सन क्या था 1855 में।
देखो इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला का, देखो क्वेश्चन लगाने का मकसद है हमारा, लेकिन थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, ऐसा नहीं क्वेश्चन लगा के निकल गए। देखो ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है, इसका इसका अगर हम इंग्लिश में इसे कन्वर्ट करें तो इसका मतलब होता है न्यूली फॉर्म्ड सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हम कह सकते हैं न्यूली फॉर्म्ड सेल या न्यू सेल, ये कहां से अराइज हो रहा है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से एग्जिस्ट कर रहे सेल। मतलब इनसे जब पूछा गया बताओ नया सेल कहां से आता है, तो इन्होंने कहा अपने पुराने वाले सेल से आता। हमने कहा वाह, नया सेल कहां से आता है? अपने पुराने वाले सेल से। हमने कहा बहुत सही। फिर वही पूछा और पूछा जो इससे नया सेल आ रहा है वो कहां से आ रहा है? इन्होंने कहा अपने पुराने वाले सेल से आता है। तो सेल सेल से आता है, इन्होंने ये बताया। लेकिन अगर इनसे ये पूछ लो पहली बार सेल कहां से आया, तो बात यहां फंसेगी। और इनका कहीं ना कहीं रुडोल्फ विर्चो का सपोर्ट लुईस पास्टर ने किया था 1862 ईस्वी में। लुईस पास्टर ने क्या कहा था? लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ लाइफ से आता है। लेकिन पहली बार लाइफ कहां से आया था ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो यहां अभी यही रहने देते हैं इसको, रुडोल्फ विर्चो। क्या ऑप्शन होगा? फोर्थ का क्या होगा? डी। ओके, हाँ ठीक है। लुईस पास्टर 1862 में इस थ्योरी का सपोर्ट किए थे। चलो अब देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, ये तो सबको आता होगा, लेकिन हम यही मान के पढ़ाएंगे किसी को कुछ नहीं आता। मैच द कॉलम फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है और चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलो कॉलम फर्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो भैया यहां पर क्या करना है, पहले ऐसे लोग होता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, चारों मिला के फिर आंसर ढूंढते हैं। मुझे लगता है सब लोग नहीं करते होंगे ऐसा, लेकिन कुछ लोग तो करते होंगे। अगर दो लोग भी सीख गए तो काम बन जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या सिंथेसिस करता है? प्रोटीन। देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक ही ऑप्शन मिलाने पे आंसर निकल आता है। एक ही ये मिला लिया, आंसर निकल गया। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन। तो ए का फर्स्ट नहीं होगा, इसको काटो। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करके आंसर निकालना। इसको काटो, इसको काटो। ये 100% क्लियर होना चाहिए, नहीं काटते चले गए पता था नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। इसका मतलब 100% ए का होगा 4। और देखो यहां ए का फर्स्ट दिया, ए का थर्ड दिया, ए का क्या दिया? सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऐसे निकालना एलिमिनेशन से क्वेश्चन को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो लिपिड सिंथेसिस करता है, तो क्या हो जाएगा? बी का थर्ड। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और गोल्जी एपरेटस ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, पैकेजिंग करके क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। चलो हाँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आओ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है, मुख्य फंक्शन होता है गोल्जी एपरेटस का, वो क्या होता है? तो गोल्जी एपरेटस प्रोड्यूसिंग एंजाइम नहीं। सिंथेसिस ऑफ लिपिड ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। सुनो, जैसे तुमने एक सुना होगा, एक मीम्स वायरल हुआ था, इधर से सोना डालेंगे, इधर से आलू डालेंगे, इधर से सोना निकालेंगे। तो वो नहीं करना है। हम इधर से डालेंगे प्रोटीन, इधर से निकालेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, इधर से डालेंगे लिपिड, इधर से निकालेंगे ग्लाइकोलिपिड। मतलब इस प्रोटीन के साथ कुछ तो हुआ होगा ना यहां पर बीच में। ये गोल्जी बॉडी है। क्या है? गोल्जी बॉडी। और इस लिपिड के साथ कुछ, ये इधर से गया लिपिड, इधर से क्या निकला? ग्लाइकोलिपिड। और इसी में क्या होता है? लिपिड के चारों तरफ पैकेजिंग की जाती है, प्रोटीन के चारों तरफ क्या की जाती है? पैकेजिंग। तो पैकेजिंग करना किसका काम होता है? गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी। देखो तो 6 का क्या हो जाएगा? डी। अब देखो उसके बाद कह रहा है, ये तो सिंपल सा आंसर है इसका, वैक्यूल लाइंड बाई सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा लाइंड होता है और उसका क्या नाम होता है? टोनोप्लास्ट नाम होता है। क्या नाम होता है? टोनोप्लास्ट नाम होता है। आओ बढ़ते हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा? बी। देखो उसके बाद क्या कह रहा है? 8 पे आते हैं। कह रहा है इसमें
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज मोस्ट कॉमन बिटवीन किसके किसके बीच, प्लांट और एनिमल के बीच में कौन कौन सा ऑर्गेनल कॉमन है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं। कॉमन मतलब दोनों में सेम। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, छोड़ो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों, बी पे आते हैं। सेंट्रियोल से क्या बनता है, सेंट्रियोल ये है, ट्रांसवर्स ये है, ये देखो परपेंडिकुलर दोनों होते हैं। दो सेंट्रियोल एमॉर्फस सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रोजोम, जो कि पाया किसमें जाता है, एनिमल में। अच्छा उसके बाद और हमें कॉमन बताना है, ये प्लांट में नहीं होता। सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता, एनिमल में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन क्या होगा, 8th का ऑप्शन होगा सी। 8th का क्या ऑप्शन होगा, सी। हाँ आर्या, विजय, लेजेंड अल्ट्रा गेमिंग, श्रेया, सुमित, सुमित ए कैसे दे रहे हो, सी आंसर होगा। 8 का क्या, हाँ अच्छे बच्चे वो होते हैं जो ऐसे लिख रहे हैं, 8 का सी, ताकि क्लियर हो कि किसकी बात कर रहे हैं। 8 की बात कर रहे हैं, 7th की, क्योंकि नेट स्लो होने के कारण कुछ लोग अब पहुंच जाएंगे 10th पे, वो आंसर दे रहे होंगे 8th का, तो बात नहीं बनेगी ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसमें कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। देखो एक कितने होते हैं, इसको काट दो, 20 से 40 दिया है, यहां कितना दिया, 2, इसको काट दो, 2 अभी ऑप्शन है, इसी में रेस से कौन होगा। चलो मीजोफिल सेल में कितना होता है, 20 से 40, कितना होता है 20 से 20 से 40, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th, ये नहीं होगा, 2 से 4 दिया है यहां पर ना, तो 9th का क्या हो जाएगा, 4th। फिर हाँ अभी देखो कुछ लोग 8 पे ही पहुंचे हैं, लगता है नेट स्लो है। हाँ 9 का डी होगा, ठीक है। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, कह रहा वो खुद ऑर्गेनल है और ऑर्गेनल के अंदर पाया जा रहा है, ऑर्गेनल है और ऑर्गेनल के अंदर पाया जा रहा है। तो देखो सबसे पहली बात, एक सेल बना दो, क्या बना दो, सेल, इसमें साइटोप्लाज्म होगा, क्या होगा, साइटोप्लाज्म हो, इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है हमने बना दिया साइटोप्लाज्म। उसके बाद इसमें देखो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा। अब देखो साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम पाया ही से पाया जाता है, बताओ राइबोसोम भी एक ऑर्गेनल है और माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनल है। अरे यार माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनल है कि नहीं, और राइबोसोम भी एक ऑर्गेनल है। तो अब कह रहा है ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई ऑर्गेनल पाया गया तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। और माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम, क्या पाया जाता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम एक ऑर्गेनल है और ऑर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है, खुद एक ऑर्गेनल है और ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, ऐसा ऑर्गेनल जो दूसरे ऑर्गेनल के अंदर पाया जाए, तो उसका आंसर क्या होगा, ये सब नहीं होंगे, मीजोसोम ये कोई मतलब नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, पेरोक्सिसोम नहीं, तो क्या होगा, राइबोसोम, क्या होगा, राइबोसोम। 10th का ए, 10th का क्या होगा, ए। चलो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताओ। यहां ऐसा इनकरेक्ट कर दिया गया है, मुझे लगता है सब बता देंगे, नहीं क्वेश्चन सही है, बताओ सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 11th का क्या आंसर होगा, 11th का, इलेवेंथ का आंसर बताना है। सेवंथ का सी होगा, आपने बी लगाया, चेक कर लेते हैं, तुरंत चेक कर लेंगे। सेवंथ का क्या होगा, अच्छा आई एम सॉरी, ये टोनोप्लास्ट, देखो टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट होगा, भावनाओं में हम भी बह गए, इधर देखना, टोनोप्लास्ट होगा, बोले तो टोनोप्लास्ट है ना, हाँ ठीक है, मिसकंसेप्शन थोड़ा होगा। 7 का क्या होगा, टोनोप्लाज्म नहीं होगा, टोनोप्लास्ट होगा, हाँ ठीक है ठीक है। अब फिर से 11 पे आते हैं, हाँ चलो 11th का इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हाँ 11th का सी सी सी, हाँ ठीक है। एनीथिंग, देखो एनसीईआरटी की एक लाइन है,
एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कुछ भी कम कर दो, सेल डज नॉट इंश्योर, मतलब अब पक्का नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट, यहां होना चाहिए एग्जिस्टेंस, क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस। अब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो नहीं कर पाएगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट। जैसे तुमने सुना होगा एक सेल है स्यूट्यूब सेल, एनाटॉमी अगर पढ़ा होगा तो सुना होगा स्यूट्यूब सेल। उसमें देखो स्यूट्यूब सेल जो होता है, अगर मान लो ये स्यूट्यूब सेल है, ऐसा नहीं होता लेकिन मान लो, उससे न्यूक्लियस क्या होता है, स्यूट्यूब सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अगर न्यूक्लियस होगा तो ये कंप्लीट सेल होगा। और अब ये एनीथिंग लेस देन, कुछ भी कम कर दो सेल से, तो सेल से हमने न्यूक्लियस ही कम कर दिया, तो कुछ तो कम करी, तुम कुछ तो कम किया ना। अब ये डिपेंडेंट हो गया था, याद करो कंपेनियन सेल, अब इसको कंपेनियन सेल इसको सहारा दे रहा था कि नहीं, बोलो। तो कुछ भी अगर कंप्लीट सेल से कम कर दिया जाए तो अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, अब वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं, स्यूट्यूब से हट गया था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस अगर हटा था तो उसको सहारा, अब वो डिपेंडेंट हो गया था, उसको सहारा कौन दे रहा था, कंपनी कौन दे रहा था, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का कंपेनियन क्यों नाम पड़ा, कंपनी दे रहा है किसको, स्यूट्यूब को। इज दिस क्लियर? चलो, एंटोन वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। हमसे सुन लो, पहली बार डेड सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, पहली बार लिविंग सेल लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन यहां देखो गलत कैसे हो गया, रॉबर्ट ब्राउन कह रहा है डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी नहीं किए थे। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता अगर यहां सेल की जगह न्यूक्लियस लिख देते। क्या लिख देते, न्यूक्लियस। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं, देखो हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, उसका सबसे बेसिक यूनिट कौन है, सेल। सब हमारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या है, सेल। और सेल से अगर कुछ भी कम कर दो तो वो फंक्शनल नहीं रह जाएगा। तो किस लेवल पर वो फंक्शनल है, सेल लेवल पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलो अच्छा, चलो ठीक है, आओ बात करते हैं। चूज द रॉन्ग ऑप्शन। रॉन्ग ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है, लेंथ कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक है, बात तो सही है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, ये सही है। हमें रॉन्ग ढूंढना है। बैक्टीरिया और कहां से लेकर कहां तक, 3 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ में हो सकते हैं। उसके बाद कह रहा है द लार्जेस्ट सेल इज, 3 बार ये इस सेशन में आया है, ऑस्ट्रिच का एग होता है, बात सही है। नर्व सेल और सम ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल, गलत। सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है, लार्जेस्ट, देखो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है। लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबा। तो लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो क्या होता है, नर्व सेल, और यहां स्मॉलेस्ट सेल लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छे बच्चे वो हैं जो क्वेश्चन लिख देंगे, कौन से क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, 12 का डी। ठीक है, अब आते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। विच वन इज करेक्ट अबाउट मीजोजोम। आओ भैया देखते हैं मीजोजोम के बारे में कौन सा करेक्ट है। मीजोजोम का पाया जाना, ये यूनिक फीचर है किसका, बैक्टीरिया का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यूनिक फीचर है किसका, बैक्टीरिया का। क्या है, बैक्टीरिया का यूनिक फीचर है। चलो देखते हैं फिर इनको। अच्छा देख लो यार, ये है सेल, और इसमें क्या, सेल के अंदर क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो हमारा टारगेट है थोड़ा रिवीजन भी हो जाए ना। इधर इसमें जो इनफोल्डिंग है उसे क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। तो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी बात सही है। हमें रॉन्ग ढूंढना है, कहां गया, अच्छा करेक्ट ढूंढना है। देखो करेक्ट ढूंढना था, मे बी इन द फॉर्म ऑफ। अब ये जो एक्सटेंशन है ना, ये वेसिकल के फॉर्म में हो सकते हैं। एक्सटेंशन जो खिंचाव है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ही तो है क्या, मीजोजोम। अब ये ट्यूब लाइक हो सकते हैं, ये लंबे लंबे हो सकते हैं, लैमली। देखो मे बी इन द फॉर्म ऑफ, ये जो एक्सटेंशन है वो किस फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में, छोटे छोटे गोले के फॉर्म में हो सकते हैं। ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक हो सकते हैं, ऑफ नहीं होगा, और होगा यहां पर लैमली। लैमली मतलब लंबे लंबे हो सकते हैं।
बोलो इतनी बात एकदम क्लियर है? तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। 13 का क्या होगा? डी। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। विच इज मिसमैच्ड पेयर? कौन सा मिसमैच्ड पेयर है? क्वेश्चन देखो, कौन सा मिसमैच्ड पेयर है? कैप्सूल क्या होता है? थिक होता है। देखो कैप्सूल जो होता है वो क्या होता है? थिक होता है एंड टफ होता है, टफ ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ये भैया प्रोकैरियोट की बात हो रही है, प्रोकैरियोट के सेल एनवेलप की बात हो रही है। तो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है। समझ रहे हो कि नहीं? लूज होगी तो उसे क्या बोलेंगे? देखो स्लाइम लेयर बोलेंगे। अगर लूज है, वो लूज टीथ है तो स्लाइम लेयर। तो बात तो सही है, हमें मिसमैच ढूंढना है। स्लाइम लेयर, लूज टीथ होता है। पिलाई, ये गलत है। एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है पिलाई एंड फिम्बरी, या ऐसा लिखा होगा फिम्बरी एंड पिलाई। अनदर सरफेस स्ट्रक्चर, एक और सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं फ्लैजला के अलावा, और इनका कोई रोल नहीं होता मोटिलिटी में। तो किसमें रोल होता है भैया? देखो पिलाई का रोल होता है, देखो फिम्बरी का रोल होता है अटैचमेंट में, होस्ट से, रॉक से। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। पिलाई जो होता है वो रिप्रोडक्शन में मदद करता है, दो बैक्टीरिया का अटैचमेंट करवा के। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होते हैं ना, वो पिलाई दो बैक्टीरिया के अटैचमेंट में मदद करता है। तो ये सीधा लिखा है एनसीईआरटी में, दोनों का कोई रोल नहीं होता मोटिलिटी में। इसे बोला मोटिलिटी ऑर्गन, मतलब जो मोटाई, जो लोकोमोशन करवा सकें। तो गलत हो गया। बैक्टीरिया सेल मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, बात सही है। अरे कहने का मतलब अपना आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। ठीक है, सुधांशु, जुनैद, परवेज सब सही आंसर दे रहे हैं। शिखर वर्मा, शिखर, गौरव। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा? 14 का थर्ड। देखते हैं जल्दी से। देयर इज, इसको देखो, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। सर फिर से बोलो, कंपार्टमेंटलाइजेशन। एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जा रहा है। कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म में। दो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ऑल एक्सेप्ट। कह रहा है ये कंपार्टमेंटलाइजेशन किसके थ्रू है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। लेकिन कह रहा देयर इज एक्सटेंसिव, बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म में। किसके द्वारा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इन ऑल, सब में पाया जाता है, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसमें नहीं पाया जाता? तो देखो पहली बात, एक बार हम जल्दी से इसको आंसर देते रहो, तब तक हम डिवीजन करा देते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म क्या होगा? यह है साइटोप्लाज्म। और कह रहा है साइटोप्लाज्म में कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जा रहा है, मतलब कई सारे कंपार्टमेंट में बटा है। देखो सबसे पहला कंपार्टमेंट ये न्यूक्लियस का हो गया। किसका हो गया? न्यूक्लियस का हो गया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, एक देखो कंपार्टमेंट ये हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, ये देखो एक कंपार्टमेंट हो गया। उसके बाद गोल्जी बॉडी पाया जा रहा है, ये एक कंपार्टमेंट हो गया। उसके बाद सुनो, लाइसोसोम पाया जाएगा अगर एनिमल होगा, तो ये कंपार्टमेंट हो गया। तो अगर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट लिख दो। तो मेम्ब्रेन बाउंड देखो, एक कंपार्टमेंट, 2 3 4 5। अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाएंगे तो वो कंपार्टमेंट बनाएंगे। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल किसमें नहीं पाए जाते हैं? प्रोकैरियोट में। तो यहां अपना ऑप्शन हो जाएगा प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता? उनके पास नहीं होता क्या? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। हाँ गुड, 15 का ए। हाँ ठीक है, सुमित कुमार नहीं, ए होगा। चलो फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू? तो सबसे पहले इसको गोले मिलेंगे नॉट ट्रू को, क्योंकि हमें स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर ये थोड़ी ना देखना कि ट्रू देख पूछा था कि नॉट ट्रू पूछा था। देखो तो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स पूछा है। अबाउट किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन। अबाउट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमसे पूछा है, जो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स हो। इट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट नहीं, इट प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद लिपिड इज प्रेजेंट इन इट एज बाइलेयर। बाइलेयर के फॉर्म में पाया जाता है, हमें पता है 2 लेयर होती है। प्रोटीन में भी पेरिफेरल, इंटीग्रल, मतलब पेरिफेरल को बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक और इंटीग्रल को बोल सकते हैं इंट्रिंसिक, ऑन द बेसिस ऑफ
ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितने आसानी से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया था, पेरिफेरल और इंटीग्रल। जो टोटली या पार्सली धसे हुए हैं उन्हें क्या बोलेंगे, इंटीग्रल, और जो सरफेस पे पाया जाए उन्हें क्या बोलेंगे, पेरिफेरल। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब इसमें कह रहा है कार्बोहाइड्रेट नेवर फाउंड इन इट, सेल मेम्ब्रेन में क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, पाया जाता है, तो बात गलत हो गई। ये स्टेटमेंट 16 का क्या जाएगा, डी, गुड। श्रेया, जुनैद, अभिजीत, ठीक है। अब आओ बात को आगे बढ़ाते हैं, इसको डायरेक्ट याद करना है। एल्गल सेल जो होता है वो किसका बना होता है, जल्दी से आंसर बताओ, 17 का आंसर बताओ। एल्गल सेल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेवेंटीन का आंसर बताएंगे सब लोग। शिवांशु, फोर्थ, डी, डी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी। देखो एल्गल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, किसका बना होता है, किसका बना होता है। यहां देखो यार, यहां एक करेक्शन कर लेना, यहां ग्लूकोज नहीं होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था सेलुलोज। क्या होना चाहिए था, सेलुलोज। हाँ, सेलुलोज हो गया, गैलेक्टेंस हो गया, मैनेंस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। Which of the following cell organelle were discovered after introduction of, किसके इंट्रोडक्शन के बाद, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजे गए थे 1950 में। इसके बाद की कौन सा ऑर्गेनेल है, या ऐसे बोल दो, हाँ, इसके बाद कौन से ऑर्गेनेल खोजे गए, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अब ये कैसे याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल वर डिस्कवर्ड किए गए आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ, किसके इंट्रोडक्शन के बाद, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया हम बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी खोज लिए थे। इसको क्या किए थे, स्टेन करके खोजे थे। क्या करके खोजे थे, स्टेन करके। और स्टेन किया गया था किससे, जेनस ग्रीन। किससे किया गया था, जेनस ग्रीन डाई था। ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, वहां दिया है, जेनस ग्रीन द्वारा हमने क्या किया था, इसको क्या किया था, स्टेन किया था। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं खोजा गया था। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खोजा गया था। राइबोसोम, ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खोजा गया था। तो बात एकदम क्लियर है ना। चल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 4। हाँ, 18 का सी, 18 का डी, 18 का डी, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अभी हमने बताया, देखो हमने क्या बताया कि गोल्जी बॉडी, इधर से जाता है क्या, प्रोटीन, और इधर से निकलता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो वो कौन था, सीधे जीबी मतलब गोल्जी बॉडी, सीधा आंसर है इसका। तो 19 का क्या हो जाएगा फर्स्ट। 20 का देखते हैं, 20 का, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो इसमें कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट है 20 का क्या होगा, अभी सब 90 पे ही पहुंचे हैं, 19 पे। 20 का विच स्टेटमेंट करेक्ट, करेक्ट बताना स्टेटमेंट। तो देखते हैं, इन अमीबा में जो होता है वो क्या पाया जाता है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। ये क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल उसको क्या करता है, लेता है, उसके बाद मेम्ब्रेन पे आके इसे बाहर छोड़ देता है। तो ये इन अमीबा में जो होता है वो पाया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, देखो एक्सक्रीशन करा रहा है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए जरूरी होता है। तो ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, सही है स्टेटमेंट। अभी देख लेते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि यहां क्या दिया है, जहां भी नन ऑफ दिस दिया हो और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या फर्स्ट एंड थर्ड दिया हो, वहां आराम से इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे ही नहीं एक लाइन में नहीं निकलेगा। इन मेनी सेल एज प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट में क्या होता है, फूड वैक्यूल पाया जाता है। ये फूड वैक्यूल कैसे बनता है, जैसे मान लो क्या है, कोई प्रोटिस्ट है, अब इसने खाया खाना कुछ, देखो ये है खाना, अब इसका ये मेम्ब्रेन लेके अंदर चला जाता है, ये देखो जैसे ये है, ये ऐसे एनगल्फ करता है इसके चारों तरफ, देखो ये। तो इन मेनी सेल जैसे प्रोटिस्ट हो गया, फूड वैक्यूल और फॉर्म बाय किससे बनता है, एनगल्फिंग, एनगल्फ करता है फूड पार्टिकल को। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला हो ही नहीं सकता, अगर हमें कुछ नहीं ऐसे ही काट दो, अगर यहां दो पे एकदम क्लियर है तो। देखो इसमें कह रहा है वैक्यूल इज ऑलवेज लार्जर साइज्ड इन प्लांट, प्लांट में हमेशा लार्जर, हमेशा नहीं होता, ये 90% तक जा सकता है, लेकिन ये को सब में जाएगा तो ये गलत बात हो जाएगा। 90% क्या कर सकता है, पोर्शन को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये देखो अपना ये स्टेटमेंट, अरे आई एम सॉरी, ये स्टेटमेंट गलत है, अपना स्टेटमेंट कौन सा है, थर्ड पे लगाना था, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज या और डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन सा है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड बताना है, कौन कौन सा ऑर्गेनल है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, बताओ जल्दी से। देखो न्यूक्लियस जो होता है, सुना होगा पढ़ा होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अरे देखो यार, ऐसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बीच में पोर होते हैं जिसे न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जब क्लोरोप्लास्ट है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो क्वेश्चन जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। 21 का जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखना है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको देखो कह रहा है, सिंपल सी बात है, ये सिर्फ फंसाने की साजिश की गई है। ये कहने का मतलब है एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट, एबव टाइप ऑफ प्लास्टिड, ये टाइप ऑफ प्लास्टिड है, इंक्लूड अंडर, इसे नहीं पढ़ोगे तब भी तुम्हारा यहां आंसर निकल जाएगा, लेकिन पढ़ लेते हैं क्योंकि हम सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। देखो ये आता है किसके अंदर, सीधा ल्यूकोप्लास्ट, जो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, किसके अंदर आता है 22, ये आता है किसके अंदर, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर नहीं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 ए होगा। देखो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो अगर याद करने में दिक्कत हो, एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, तो एमाइलेज तोड़ता किसको है, स्टार्च को, तो एमाइलो वर्ड स्टार्च के लिए आता है, तो ये हो गया, जो पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है, ठीक है, ये स्टार्च को स्टोर करता है। इलियोप्लास्ट, ऑयल वाली थोड़ी सी फीलिंग इसमें आ रही होगी, इलियोप्लास्ट ऑयल एंड फैट को स्टोर करता है। एलिरो याद करो, मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया गया होगा, एलिरॉन लेयर, वो प्रोटीनेशियस था किसका, तो ये एलुरॉन मतलब रिलेटेड टू, एलिरो मतलब रिलेटेड टू प्रोटीन, तो ये प्रोटीन को स्टोर करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, और ये सब किसके अंडर में आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के अंडर में आते हैं, ठीक है। चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इन क्लेमाइडोमोनास, ग्रीन एल्गी है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट अभी अभी हमने देखा है, फर्स्ट एक होगा, एक क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट होगा, वहीं मीजोफिल में 20 से 40 हटाएं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राची, हाँ 23 का ये, अब आओ 24 पे आओ। 24 में कह रहा हु डिस्कवर्ड राइबोसोम एज डेंस पार्टिकल,
डेंस पार्टिकल के तौर पे किसने राइबोसोम की डिस्कवरी की, और अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर। तो सीधा इस साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पैलेट। क्या नाम है? जॉर्ज पैलेट ने क्या किया था? एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है कि राइबोसोम की डिस्कवरी की थी जॉर्ज पैलेट। ठीक है। हाँ, शिवांशु 24 का ए। ठीक है। श्रेयम सिंह 24 का ए, सुमित कुमार 24 का ए। ठीक है। अमन 24 का ए। ठीक है, हम समझ गए। जुनैद 24 का ए। ठीक 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 ठीक, समझ गए हम। आओ भैया बात को आगे बढ़ाते हैं, आओ इसमें बात करते हैं। अब क्वेश्चन, चलो यहां पर पहुंच गए। हाँ, क्या पूछ रहा है? सेंट्रियोल और सेंट्रियोल नहीं, सॉरी, सीलिया और फ्लैजला, सिक्रीशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला सो। सीधा ऐसे पढ़ो, सीलिया एंड फ्लैजला में क्या शो होगा? सिक्रीशन। देखो देखो, यहां होना चाहिए सेक्शन। क्या होना चाहिए भैया? हम कंफ्यूज हो गए भैया सिक्रीशन देख के। सेक्शन होना चाहिए था। सेक्शन अगर काटेंगे सीलिया एंड फ्लैजला का तो क्या शो? सिक्रीशन कुछ नहीं है। सेक्शन अगर काटेंगे सीलिया फ्लैजला का तो क्या शो होगा? तो देखो यहां दिया है पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, रेडियल स्पोक और सेंट्रल शीथ। तो हमें पता है पेरीफेरल कितना होता है? पेरीफेरल होता है, देखो 9 डबलेट होता है ना। अब यहां यार बनाना मुश्किल है, देखो बस समझ जाओ ऐसे। 9 क्या होता है? डबलेट होता है ऐसे। 9 1 2 3 4, ये कनेक्ट ऐसे नहीं होती। 5 6 9 हो गया बस। और सेंट्रल बीच में पाए जाते हैं 2। यहां 9 प्लस ये क्या? जब पेरीफेरल पूछा है तो यहां अरेंजमेंट थोड़ी ना बताओगे। 2 पाए जाते हैं कहां? सेंट्रल में। रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक कितने होंगे इससे? अब डबलेट से, हर डबलेट से क्या होंगे? जुड़े होंगे। तो जितने डबलेट उतने रेडियल स्पोक। डबलेट कितने? 9, तो रेडियल स्पोक कितने? 9। और सेंट्रल शीथ जो इनक्लोज किया होता है किसको? ये सेंट्रल शीथ, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को इनक्लोज किया होता है, तो ये कितना होगा? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, 25 का क्या होगा? 25 का बी। 25 का, चलो 25 का क्या होगा? ठीक है, सी। आंसर देने के बाद सब लोग दे रहे हैं सी। देखो चलो, क्या कह रहे हो? कहां से हो? किस प्लेटफॉर्म से? कानपुर प्लेटफॉर्म। चलो जोक था ये, समझो। मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाई, किसके द्वारा स्टेन किया जाता है? तो किसके द्वारा स्टेन किया जाता है ये मटेरियल जो न्यूक्लियस होता है? वो है बेसिक डाई। क्या है? बेसिक डाई। तो 26 का क्या होगा? सेकेंड। 26 का क्या होगा? सेकेंड। बेसिक डाई। यहां न्यूरल नहीं होगा बच्चा, यहां न्यूट्रल होगा। चलो अब आओ, इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या है। इसमें थोड़ा रिवीजन, देखो एक बार समझ भी लेंगे। कब हम पहचानेंगे? जैसे ये हमारे पास डायग्राम दिया है, ये इसमें कहा है, देखो ये क्रोमोजोम देख के हमें ये बताना है। हाँ आओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ये क्रोमोजोम देख के हमें ये बताना है इसमें नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने हैं, नंबर ऑफ काइनेटोकोर कितने हैं, और नंबर ऑफ आर्म कितने हैं। अगर तुम्हें देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो यहां बना दे रहे हैं, यहां बना दे रहे हैं। यहां देखो ऐसे, ये देखो। तो देखो जैसे हमें मान लो पैर हमारा दिख नहीं रहा होगा तो हम क्रोमोजोम बन नहीं सकते, चलो हम नहीं बनेंगे। ये देखो, चलो कोई बात नहीं, यहीं इसी पे दिखा देते हैं। ये है सेंट्रोमियर। क्या है? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर इसमें है एक। कितने सेंट्रोमियर हैं? एक। तो देखो सेंट्रोमियर 2 हटा दो इसको, एक है सेंट्रोमियर ना। चल, और नंबर ऑफ काइनेटोकोर, तो नंबर ऑफ काइनेटोकोर कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2 होंगे। तो नंबर ऑफ काइनेटोकोर कहां गया? हाँ 2, ठीक है। नंबर ऑफ आर्म, देखो 1 2 3 4, कितने आर्म है टोटल? 4। कितने आर्म है? 4। अगर यहां पूछता नंबर ऑफ आर्म ना पूछ के पूछता नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हैं, तो देखो ये एक क्रोमैटिड है
और इस पूरे को इसको मिला के एक क्रोमेटिड बोलेंगे, और इसको मिला के एक दूसरा क्रोमेटिड। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड 2 है। क्रोमैटिन नहीं बोला हमने, क्रोमैटिड बोला है। देखो क्रोमैटिन और टिड में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। देखो ये क्या है, एक क्रोमैटिड, ये क्या है दूसरा, लेकिन आर्म पूछा जाए 1 2 3 4। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा इसके पीछे भी कुछ है, हाँ ये देख लो, ये एक छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर 29 पहले देखो, आइडेंटिफाई द, इसको आइडेंटिफाई करो क्या है ये। कुछ तो है ये जो लग रहा है, हमें देखा देखा सा लग रहा कहीं ना कहीं। देखो कुछ लोग एनसीईआरटी खोल के बैठे होंगे, हमसे पहले कोई आंसर दे ही नहीं पाएगा। ऐसा इधर देखना, ये सिस्टर्नी दिख रहा है, तो सिस्टर्नी यार तो भाई कहां पाया जाता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है सिस्टर्नी, ऐसा नहीं है कि गोल्जी बॉडी में पाया जाता है। देखो ये वो वेसाइकल है, ये है सिस और ये है ट्रांस। मतलब सुनो, यहां से कोई चीज जाएगा और यहां से निकलेगा। यहां से अगर लिपिड जा रहा है तो यहां से निकलेगा ग्लाइकोलिपिड। ये देखो अगर प्रोटीन की ये वेसाइकल है, अगर प्रोटीन के, तो ये देखो ग्लाइकोप्रोटीन निकल रहा है। यहां से क्या निकल रहा है, ये देखो ग्लाइकोप्रोटीन निकलता हुआ दिख रहा है। समझ रहे हो कि नहीं। ये देखो ये सिस फेज है और ये ट्रांस फेज। अगर यहां से सिस से क्या जुड़ा, प्रोटीन, तो यहां अंदर पैकेजिंग होगी और देखो किस फॉर्म में निकल रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में निकल रहा है। तो ये किसमें होता है, गोल्जी बॉडी। चलो ठीक है, हाँ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 पे आते हैं। 30 का आंसर सब लोग देंगे। लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसके लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, चूज करना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, तो भैया अगर किसी चीज का ट्रांसपोर्ट, जैसे ये मान लो लास्ट क्वेश्चन हम तुम्हें समझा दे रहे हैं, यहां पर एक ही बार समझाएंगे, बात खत्म करेंगे। देखो ये मान लो यहां 10 ml पानी है, कितना ml पानी है 10, और यहां पर है 5 ml पानी। क्या है 5 ml पानी। तो हम तुमसे पूछें अगर कि बताओ मूवमेंट कहां से कहां होगा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो जाहिर सी बात है अपने आप जो मूवमेंट होगा वो ए टू बी होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो। यहां पर कोई एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहें 5 से 10 की तरफ भेजना है, लो टू हाई अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भेजना है, तो एनर्जी लगेगी। इट अकर, तो इसे बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी लगे एक्टिव, जिसमें नहीं लगे पैसिव। इट अकर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन सो नीड्स, इससे क्या किसकी जरूरत होगी, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट जा रहे हो ना, ग्रेडियंट के। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। यहां जैसे 5 का डिफरेंस है, कितने का 5, और मूवमेंट होने के लिए डिफरेंस चाहिए। अगर 10 ml इधर 10 ml इधर कर दो, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा, नेट मूवमेंट नहीं होगा। फ्यू आयन ट्रांसपोर्ट बाय इट, और कुछ ही आयन होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। और सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है एग्जांपल होता है, सोडियम पोटेशियम पंप एग्जांपल होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, सारे स्टेटमेंट सही हैं। लो टू हाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, हाई टू लो क्यों बोल रहे हो, हाई टू लो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। चलो भैया, माय नेम इज एके सर। अब एके का मतलब पता लगाओ क्या होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू, पढ़ते रहें, खुश रहें।